साथ यहाँ पर मौजूद जनता का जबरदस्त अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये दूसरा हिस्सा है जो लाल गमछे वाला है, तो आपका भी उतना ही अभिनंदन, उतना ही स्वागत। और सफेद पंछी तो बस शांति के दूत बने हुए हैं, और अच्छा है, शांति के दूत पूरे विश्व में होने चाहिए। शांति से ज्यादा इस वक्त दुनिया को किसी चीज की जरूरत है, शांति से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज बहस बाजीगर का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। ईरान के खिलाफ युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या क्या न कहा। ईरान की सभ्यता मिटाने से लेकर उसे पाषाण युग में धकेल देने, इसी के साथ साथ उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। किसी ने कल्पना की थी किसी देश का राष्ट्रपति गाली लिखेगा सोशल मीडिया पर? इस युद्ध ने यह भी दिखा दिया। और वो अभी भी ईरान के लिए धमकियां जारी करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन क्या ईरान के सरेंडर का ख्वाब देखने वाले ट्रंप को बार बार गोल पोस्ट नहीं बदलने पड़े? पाकिस्तान की मदद से हुए सीज फायर का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन क्या ये ट्रंप का झुकना नहीं है? इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। इसी में ये वो हिस्सा है नीले गमछे वाला जो ये मानता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो जोश के साथ बोलिए ना, हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। और आप लोग क्या मानते हैं? सरेंडर भी किया है, नहीं भी किया है, पता नहीं किया है कि नहीं किया है, बीच में ठीक है। पॉलिटिकल मूव है, इलेक्शंस, मिड टर्म। और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि ट्रंप ने सरेंडर नहीं किया है। हाँ, सही में मानते हैं सारे के सारे। पीछे वाले भी, पीछे के रो वाले जोश दिखाइए। हाँ, तो चलिए पहले मंच पर बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को, और उसके बाद देखते हैं कि जनता जो यहाँ पर बैठी है नीला और लाल गमछा लेकर, वो अंदर से कितना कन्विंस है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। इस मोशन पर बहस करने के लिए इससे पहले कि 6 पार्टिसिपेंट्स को हम बुलाएं, आइए पहले मंच पर स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अशोक सच्चनहार जी, पूर्व राजनयिक है, बहुत सधे अंदाज में अपनी बात करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, और 3 साल के ताऊ जी का बहुत बहुत स्वागत। सो वेलकम सर, वेलकम ऑल गुड सर। ताऊ जी आइए सर, गजब है, जलवा है इनका, 3 साल के ताऊ का। आज देखते हैं कि वो कौन कौन से पंच लाइन्स आज देते हैं। लेकिन पहले अपने 2 पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जेडीयू के समर्थक भी हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। युद्ध पर दोनों कैसा बोलते हैं, आइए देखते हैं। अपनी कुर्सी तो क्लेम कर लीजिए, वो भी ना ले ले कोई और। हालत ये है उत्तर प्रदेश में। आप टीम लीडर हैं सर, बैठ जाइए। चलिए अब अगले 2 पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जेएनयू में पढ़ाती हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, प्रोफेसर अंशु जोशी। बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। और आशुतोष जी, पत्रकार से नेता, नेता से पॉलिटिकल एनालिस्ट बने, और हर मुद्दे पर अपनी तगड़ी राय रखते हैं, और बिना डरे उसे बेबाकी से बोलते भी हैं। तो अपनी अपनी टीम में दोनों बैठ गए हैं। 3-3 लोगों की 2 टीम्स बन रही हैं, सबको 2-2 मिनट का समय मिलेगा। अब आखिरी 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिराज कुरैशी, कन्वीनर हैं एमआरएम के, और अहमद सूरतवाला जी। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अहमद सूरतवाला ईरान एंड वेस्ट एशिया अफेयर्स एक्सपर्ट है, जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोम, ईरान में ये पढ़ाते भी हैं। तो कब पढ़ाते हैं आप? जब यहाँ पे टीवी पे नहीं दिखते हैं तो पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी जंग की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को और आप सभी को बता देते हैं नियम क्या है। हर पार्टिसिपेंट को 2-2 मिनट का समय मिलेगा फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। और उसके बाद से देखते हैं कि अगर आप लोगों का मन करे तो नीले वाले सफेद या लाल गमछा ले सकते हैं। सफेद वालों के लिए दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं, और लाल गमछे वालों के लिए सफेद और नीला गमछा। यानी ये टीम आपको ज्यादा कन्विंस करती है या वो टीम, इसी पर निर्भर करेगा कि क्या आप अपना गमछा बदलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा और अनुराग भदौरिया को बुलाते हैं। आइए, आज वैसे फॉर द मोशन आप हैं, आप इधर आना चाहेंगे तो आई एम ओपन टू इट। फॉर द मोशन आप बोल रहे हैं, हाँ, ट्रंप का सरेंडर है आप बोल रहे हैं ना। आइए, युद्ध विराम नहीं,
युद्ध विराम नहीं, ट्रंप का सरेंडर है। इधर से बोले या उधर से बोले, क्या बोलना माइक पे ही है, बोलना वही है। मैंने जो उधर से बोलते जो 6 बजे के डिबेट में बोलते हैं वही मत बोलिएगा। ये सारे तीनों जजेस ने पहले ही बता दिया, ये लोग टॉपिक पे तो रहते नहीं। खड़े होके बोलते हुए इधर से खड़े होके बोल सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करें आपसे। इसे बोल शुरू कराओ ना, विपक्ष को मौका देते हो। ये विपक्ष है। आज ओरिएंटेशन कुछ जगह बदलने से इतना कुछ हो गया। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय अनुराग भदौरिया जी शुरू होता है अब। अमेरिका के साथ तो वही है ना, जैसे मैं अपने बालों में तेल लगाता हूँ, उनके दिमाग में तेल रहता है। वो हर जगह तेल खोजते रहते हैं, कहाँ तेल मिल जाए। सीरिया में मिल जाए, लेबनान में मिल जाए, इराक में मिल जाए, ईरान में मिल जाए, चाहे वेनेजुएला में मिल जाए। उसके राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे। सोचिए आप, उसके राष्ट्रपति को उठा के ले गए। अब ईरान का जहां तक सवाल है, आपने ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया। किस बात पे छेड़ दिया भैया? आप कहते हैं कि ईरान वहां परमाणु बनाना चाहता है। अरे कहां बना रहा है, कौन बना रहा है, आपको पता नहीं। फिर आपने क्यों युद्ध छेड़ दिया? कितने लोगों को आपने परेशान किया? आपकी युद्ध की मंशा ठीक नहीं थी, तभी आपको नाटो देश ने भी आपका समर्थन नहीं किया, यूरोप की कंट्री ने भी आपका समर्थन नहीं किया। इसके मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप मानवता के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं आप इंसानियत के खिलाफ हैं। अगर इंसानियत के खिलाफ नहीं होते तो आप 163 बच्चियों की हत्या नहीं कर देते। 63 बच्चियों की हत्या कर दी आपने, 163। और आपने उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया। आपने सोचा कि सुप्रीम लीडर को मार दिया तो कम से कम ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वेनेजुएला नहीं निकला। उसने सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता अपनाया, वो आपसे लड़ा भी और डंकी की चोट पे लड़ा, और फिर गांधी का भी रास्ता अपना लिया। जब आपने उसको खत्म करने की अमेरिका ने बात की तो ईरान के लोग सड़क पे आ गए। मार डालो मुझे, मारना है तो मार दो, लेकिन हम अपना तेल आपको, हम अपना अधिकार आपको नहीं छूने देंगे। यही होना भी चाहिए, यही हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान तो शांति की बात करता है, शांति प्रिय देश है। हम तो युद्ध की बात ही नहीं करते, हम तो शांत गांधी वाले लोग हैं, गांधी की बात करने वाले लोग हैं। और उस देश को जाके मानना पड़ा जिस सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को घुस के पीटा, उस पाकिस्तान आप उसकी मध्यस्थता मांग रहे। वो पाकिस्तान आज मध्यस्थता कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत जो हिंदुस्तान से हारता है। सोचो आप, कहां जाके अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका आज उनके साथ खड़ा हो गया जो आतंकवाद को फैलाने वाले लोग हैं। आतंकवाद को कौन फैलाता है? पाकिस्तान वाले जैसे लोग, और उनके साथ आपको मध्यस्थता कर रहे हैं उनके यहां बैठ के। इसके मतलब अमेरिका ने हमेशा मानवता की हत्या की है इस युद्ध में। और युद्ध में हमेशा याद रखिए, कोई हारता जीतता नहीं है। अगर किसी को चोट पहुंचती है तो मानवता को पहुंचती है, इंसानियत को पहुंचती है। यह है इसका मतलब। 5 सेकंड बच गए, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। अरे मैं और भी बोल सकता हूँ। नहीं, आप बोलने दो तो सवाल ये है कि अमेरिका ने जो किया, बस 5 सेकंड जो आपने टोका वही ले रहा हूँ। अमेरिका ने जो किया बिल्कुल गलत किया। उसकी वजह से कितने देशों को सफर करना पड़ा। आपने स्टेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से कितने लोगों को तकलीफ हुई। अरे स्टेट ऑफ हार्मोन्स बोलने नहीं दिया आपने। 2 मिनट बोले, अभी भी मैंने बोलने ही नहीं दिया आपने। चलिए, ये बहस के नियम अलग हैं। आपको भी एग्जैक्टली 2 मिनट मिलेगा। सत्यप्रकाश जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत डिबेट कर रहा है कि अमेरिका ने सरेंडर किया कि ईरान ने करा, या युद्ध विराम है या अस्थायी युद्ध विराम है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि भारत इस पर राय आखिर रखे क्या। तो समझना पड़ेगा कि सरेंडर किसको कहते हैं और युद्ध विराम किसको कहते हैं। सरेंडर वो था जो पाकिस्तान ने 1971 में भारत के सामने झुककर दस्तखत कर सरेंडर किया था। युद्ध में सरेंडर उसको कहते हैं। मेरी चिंता यह है कि ये जो अस्थायी युद्ध विराम है, ये फिर से युद्ध का आगाज, फिर से अमेरिका को तैयारी करने का कोई नया मौका ना मिल जाए। जो हुआ है वो बेहद बुरा हुआ है। किसी भी, कहीं भी, दुनिया के किसी भी भूभाग में युद्ध हो वो बुरा है। लेकिन दिनकर कहते कुरुक्षेत्र में युद्ध को तुम नित्य कहते हो, मगर जब तक उठ रही है चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। करे क्या हमारे दार्शनिक कह गए। समस्या है कि फिर समझते हैं कि क्या यह सरेंडर है अमेरिका का, या वो फंस सा गया था। देखिए, इराक और अमेरिका का एक युद्ध हुआ, नाटो की फौज भी गई थी। इराक ने सरेंडर किया था, उस पर सैंक्शन लगाए गए बहुत। फिर दोबारा युद्ध हुआ जब सीनियर से जॉर्ज बुश से जूनियर जॉर्ज बुश आ गए, प्रेसिडेंट हुए। तो ये सरेंडर की स्थिति तो नहीं दिखती है, ये एक चाल दिखती है युद्ध विराम की, जिसमें पाकिस्तान, जिसका 900 किलोमीटर करीब करीब बाउंड्री शेयर होता है ईरान से, उसकी कोई चाल है। उसके भी अपने ट्रीटीज हैं, तेल का खेल है, सब घालमेल है। ये सरेंडर नहीं है, ये ट्रंप की एक नई चाल है। और ट्रंप को अगर आज पढ़े ट्रूथ सोशल पे तो वो कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला फिर शुरू होगा।
बात सही है, 1300 लोग मारे गए, 186 बच्चे मारे गए, एक देश का नेता खामनेई 30 साल से था, उड़ा दिया गया। लोग कह रहे हैं अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, सरेंडर फरेंडर नहीं है। विपक्ष देश का क्यों मान रहा है? विपक्ष इसलिए मान रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, समय समाप्त हो गया। तो विपक्ष को लगता था कि नरेंद्र भाई ने सरेंडर कर दिया। अरे नरेंद्र भाई तो सरेंडर करा फौज की बात हो रही थी। और समय सरेंडर समाप्त दो हुआ अलग के चीज है। साथ दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली है, बहुत अच्छा। नहीं ओपनिंग अभी ने मुझे खेली लेकिन है। सत्य समझ नहीं आ रहा है, सत्य प्रकाश जी किसकी तरफ है, थोड़ा सा हाँ, ये मामला कंफ्यूजन में है। हाँ, और अनुराग जी ने सरेंडर पे बोला ही नहीं, वो तो बोला? युद्ध गलत है इस पे बोल दिए वो। तो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाह रहा मोशन ये सुनते ही नहीं है। नहीं मोशन सुना है मैंने साफ साफ बोला है ये जो बोलते कि हैं वही अमेरिका मोशन ने हो जाता है। अमेरिका किस पे 4 उन्होंने जो बिंदु रखे, 10 बिंदु रखे ना। अभी जब उसके बिंदु पे अगर अमेरिका सारे बिंदु मान जाता है, अगर इराक की सारी बातें मान जाता है, आपने युद्ध शुरू किया और आप ही अगर बैकआउट करेंगे, आप ही अगर संधि की बात करेंगे, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे हटे हो ना। उनको और कंफ्यूज करने के लिए धन्यवाद। नहीं, आप समझ रहे हैं 6 बजे क्या होता है मेरे साथ जब मैं बुलेटिन करती हूँ? हल्ला क्या होता है? अरे वो सरेंडर पूछ रहे हैं। वही तो उनका बोला, सवाल- कहीं ना कहीं पीछे तो हट रहा है ना। तो सरेंडर किया नहीं किया? तो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है, इसके मतलब कहीं क्या ना हुआ? कहीं क्या होता है? पीछे सरेंडर- हट रहा है ना, क्योंकि आपने जिस तरह से जिस इनसे कोई पॉइंट पे आप सवाल? गए थे उनके पास मोशन पे रहना जरूरी है। हाँ। इन्होंने भी युद्ध को गलत साबित किया आगे के वक्ताओं के लिए अच्छा है। और लेकिन सरेंडर पे इन्होंने बात की है। हाँ। मिश्रा जी ने सरेंडर पे बात ही नहीं की, ज्ञान दिया। आप भी बोलकर जब बोल देते कभी कभी। अशोक सत्यनारायण जी, कोई सवाल आपका? नहीं, दोनों मेरा से भी- समझ नहीं आया। मेरा भी प्रश्न यही था, मेरा भी टिप्पणी यही थी, जो उन्होंने क्या गलत किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसके ऊपर तो बोला, परंतु सरेंडर पर नहीं बोला। मेरे विचार से जो इसका विषय है उसके ऊपर अगर फोकस करते तो बहुत अच्छा रहे। विषय पे तो है सर, अमेरिका के बाहर तो गए नहीं हम तो वहीं टिके रहे। अभी तो अमेरिका पहुंचे भी नहीं है। हमने तो उनको आप भी तो पहुंचे भी हमने नहीं तो है। बोला अमेरिका तो उनसे मदद मांगने जा रहा है जिसको हमारे हिंदुस्तान की मुझे फौज ने घुस के मारा था। एक लाइन अनुराग जी, एक लाइन बोलना चाहते हैं। देखिए, इतना मजाक विषय नहीं है ये, मजाक कर बोल बहुत रहा है। बहुत सीरियस विषय है। बिल्कुल सीरियस कि है। इजराइल को बिना विश्वास में लिए कोई समझौता वहां हो नहीं सकता, और अमेरिका युद्ध विराम के आड़ में अपनी नीति तय और बिना करेगा। अमेरिका ये के इजराइल लड़ भी नहीं कहलाएगा सकता। नहीं, और और ना सुनिए, युद्ध अरे विराम सुनिए, एक कहलाएगा। लाइन सुनिए, और आप बिना एक बात अमेरिका के समझिए। इजराइल लड़ भी नहीं सकता, ये अरे भी याद रुक रखिए। जाइए, रुक बिना जाइए। अमेरिका के इजराइल नहीं लड़ सकता। नहीं, रुकिए तो इजराइल सही। को अमेरिका की अगर जरूरत है, स्ट्रेट और ऑफ- अमेरिका इजराइल के कंधे पर रख के बंदूक नहीं, चला रहा है, जिसके देश और का इजराइल अपना सबसे कंधा बड़ा दे रहा नेता है। खामनाई उसका उड़ा सफर दिया कौन कर रहा गया है? हो, उसका सफर हम जिसके जैसे 1300 दो लोग कंट्री के मार लोग दिए गए, जहाँ जिसका स्टेट जहाज हाउस बंद बंद होता कर है, दिया इसकी गया वजह से हो, हमारे यहाँ पे उसके कितनी सामने तकलीफें अमेरिका होती ने हैं, प्रस्ताव शिप आना रखा जाना बंद हो जाता है। कि कमाल की बात अनकंडीशनल कर रहे हैं आप। सरेंडर करो। अपने 2 मिनट में बोलना नहीं है, दूसरा अपने 2 कैसे मिनट में बोले? बोला मैंने। अरे प्लीज। ठीक आप है, मेरी तरफ देख पड़े तो मेरे 10 मिनट चले गए। क्या पढ़े? 2 मिनट से आप 10 अगर मिनट मेरी ले तरफ लिया नहीं आपने। देखते तो मेरे 10 मिनट बच जाते। मैंने सोचा शायद समय खत्म हो गया। हम इतना विश्वास कर गए आप पे। अच्छा, एक लाइन देखिए, एक समझिए। आपने इधर देखा, अगला मेरे को अगला दस अगला मिनट मिनट भी मिलेगा आपको, अगला भी मिनट मिलेगा आपको। मैंने कहा हो ना, गया आप ये दोनों बहस का? को मजाक में ले जाएंगे। फिर मजाक में फितरत आपकी 20 वही मिनट, है, let him speak, फिर फितरत वही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हमेशा आप चाह क्यों रहे कि अमेरिका का मान लें अच्छा, सरेंडर? फौज का नाम क्यों? नहीं ले सकते। इन्होंने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर के समय? भारत ने सरेंडर कर दिया। अरे युद्ध किसने विराम बोला? क्या सीज फायर किया? आप लोगों की तमाम पार्टी के जबरदस्ती। नेताओं का बयान पढ़ लीजिए। अच्छा, अभी मैंने क्या यही बोला? फौज ने आप घुस के लोगों मारा, ने, अभी बोला आपके- ना। आपके ये नेता फौज ने नाम बोला, लेने से डरते हैं। इंडिया ब्लॉक फौज के नाम सारे नहीं नेताओं ले ने पा कि रहे अरे हैं। डरते बीजेपी तो की किसी सरकार के की बात बात करेंगे, के फौज बात का नाम में नहीं नहीं ले सकते। अरे बोलिए, डरते हमारी किसी फौज से नहीं है। बहुत मजबूत सदन है। में बोल के आए नरेंद्र छोड़ो, मोदी जी। फौज हमारी मजबूत सदन है। में बोला, दुनिया के किसी नेता से मैंने बात नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और भारत न झुकता था और न झुकेगा। मस्तक काट के लाने वाला लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका को आप कह रहे हैं लेकिन सरेंडर। अमेरिका के राष्ट्रपति चलिए, हम लोग कहते थे, विषय से- एक सेकंड, अमेरिका के यहाँ ये राष्ट्रपति दोनों कहते थे- आइए, कुश्ती की आगे, जाइए। सुनिए, एक सेकंड, आइए, अमेरिका के एक सेकंड, अमेरिका आइए, के आइए। राष्ट्रपति आइए, लड़िए। अरे एक सेकंड, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि हमने युद्ध रुकवाया, तब तो नहीं बोल पाए आप कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है। एक बार बोल देते ट्रंप झूठ बोल रहा है, नहीं बोल पाए आप, डर के हमारे बात बता रहे हैं मुझसे यहाँ। आसन ग्रहण कीजिए। ये जो फ्री स्टाइल कर रहे हैं ना, ये कुश्ती नहीं चल रही है, फ्री स्टाइल, ये डिबेट। आप पता है बहसबाजी कर कैसे होता है। और थोड़ा सा मैंने माइक निकाल लिया तो उतना सा क्लिप डाल के बोलती मेरा माइक छीन लिया। आइए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अंशु जोशी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आशुतोष जी जल्दी से आइए। आज मामला, चूंकि ट्रंप का सरेंडर आज एकदम फेवरेट टॉपिक आया आशुतोष जी का, है? तो युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर, इस विषय पर बोलने का आशुतोष जी आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। युद्ध में कोई रनर्स अप नहीं होता।
और अमेरिका और इजराइल की ताकत मिलकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सुपर पावर और रीजनल पावर दोनों ने ईरान के सामने सरेंडर किया है। अगर जीत रहे होते या जीत गए होते तो बातचीत की टेबल पे नहीं आते। 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर। कह रहा तुम मेरी मदद करो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, नाटो ने मना कर दिया। खुद अमेरिका के अपने आर्मी चीफ को उन्हें सैक करना पड़ा युद्ध के बीच में, 2 और साथ में 2 जनरल्स को। क्यों करना पड़ा? उनके जो एंटी टेररिज्म सेंटर के जो चीफ है उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोपी, ईरान ने अमेरिका के ऊपर नहीं थोपी है। उनका वाइस प्रेसिडेंट वो इस युद्ध के साथ नहीं है। यह हालत हो गई थी ट्रंप की इस युद्ध के दौरान। अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अप्रूवल रेटिंग है, किसी भी प्रेसिडेंट की इतनी बुरी अप्रूवल रेटिंग कभी नहीं थी। और चर्चा इस वक्त यह चल रही है कि अगले मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स पूरी तरीके से हार सकते हैं। और पिछले जो बैटल ग्राउंड स्टेट है और रिपब्लिकन स्टेट्स है, वहां 29 बाई इलेक्शंस में वो 29 के 29 से हार चुके हैं। यानी पॉलिटिकली इनको लगा कि मेरा सुसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑयल का जो क्राइसिस क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में, उसने इनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। और खुद अमेरिका के अंदर 34% बढ़ा और पर बैरल जो है पर गैलन $4 हो गया। यह स्थिति पैदा हुई आर्थिक रहो। और आखिरी बात है, जिन मिडिल ईस्ट के भरोसे पर आप खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो आप यहां किस लिए हैं। और हो सकता है आने वाले समय में उनको कह दिया जाए थैंक यू ट्रम्प जी। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर ने बारी इधर से संभाली है। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है, बोलने का अगेंस्ट द मोशन समय शुरू होता है। आप सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये चाइनीज सरेंडर है। चल गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक। अभी जब तक बातचीत नहीं हो जाती, दोनों देशों के अपने अपने जो सूत्र हैं उन पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक सीज फायर को हम सीज फायर नहीं मान सकते। दूसरी बात, युद्ध में जब सीज फायर होता है तो उसमें किसी एक देश को हम सरेंडर्ड नहीं मान सकते हैं। ये पूरे युद्ध का एक अध्याय होता है और यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशिया में हम होते हुए देख रहे हैं। और ये भी देखें कि 6 अप्रैल के बाद जब ट्रंप ने धमकियां दी कि पूरी तरह से ईरान को बर्बाद कर देंगे, तब अराक्ची की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हाँ, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली कंप्लीटली खोलने को तैयार हैं। तब जाकर के सीज फायर को ट्रंप ने अनाउंस किया। तो इसे हम अमेरिका का सरेंडर कैसे मान सकते हैं? भगवत गीता के अध्याय 2 में यदि हमें युद्ध को समझना हो तो श्लोक 31 से 40 तक पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि युद्ध धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ाया जाता है। लेकिन पश्चिम एशिया में स्थिति बहुत घालमेल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम किसी एक देश को जीता हुआ, हारा हुआ या ब्लैक या व्हाइट स्पेस में रख करके नहीं देख सकते। वहीं जब हम अर्थशास्त्र में कौटिल्य को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि युद्ध के अलग अलग विराम बिंदु और अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो ट्रंप ने किया यह है कि एक टैक्टिकल पॉज लिया है, ही इज बाइंग आउट द टाइम। और इसके साथ साथ वो करना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हुए फिर जो रिजीम चेंज कराने को लेकर के इस युद्ध को शुरू किया था, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके। पार्शियली उन्हें मिल चुकी है, क्योंकि खामेनेई को पहले ही दिन अटैक में एलिमिनेट करा दिया गया, जो अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा आप देखें, ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स तबाह हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए हैं, जिस तरह की तबाही मची है। तो ऑल इन ऑल कोनारा का आप नेवल बेस को देखें, वो पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तो ऑल इन ऑल जब आप देखते हैं तो ईरान का सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। जो कॉस्ट बेयर कर रहा है वो ईरान कर रहा है, और इजराइल ने अभी तक लेबनान पर हमले रोके नहीं हैं। तो हम ये भी मान के चले कि जो हम इजराइल और अमेरिका को एक साथ पैरेलली देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सोच करके दोनों देश इस तरह से एक गुड कॉप एक बैड कॉप वाली सिचुएशन में गेम खेल रहे हैं। तो सीज फायर की टेबल पर, डिप्लोमेटिक टेबल पर जब तक बातचीत नहीं हो जाती, तब तक और बिंदु सामने नहीं आ जाते, और तब भी हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि अमेरिका ने सरेंडर किया है। ये समय समाप्त हुआ। वाह, मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त पारी खेली है। कोई सवाल आप दोनों का? कोई सवाल? जल कुलकर्णी इनके लिए कि जैसे पहले वाले वक्ता ने भी कहा कि मध्यस्थता जो के बारे में बात की कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की। पाकिस्तान ने मध्यस्थता तो नहीं की, वो कबूतर होता है ना जो चिट्ठी दे करके आता है और वापस लाता है, वो बात की पाकिस्तान ने। तो मध्यस्थता अलग चीज होती है और सिर्फ चिट्ठी देनी और वहां से क्या जवाब लाना वो बात अलग होती है। तो ये बहुत जरूरी है। कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं, पाकिस्तान की कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं। हम सभी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट पर वो संदेश पढ़ा था जो एज इट इज ड्राफ्ट को पेस्ट कर दिया गया था। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान
को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी हो, पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत दुनिया की उसको विदेश आतंकवादी नीति देश में, मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की विदेश एक नीति मिनट में, मैडम मैंने आप बीच में नहीं बोला जी। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं, मतलब आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। आप एक आपकी नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय डिफेंड से कर रहे हैं भटके नहीं। पहली पाकिस्तान बात, को, मैं नहीं भटक रही। पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको मालूम है। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज। मैं जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है नहीं। आप बिना किसी कमी के यदि एलपीजी का उपयोग कर पा रहे हैं, आपके यहाँ यदि पेट्रोल और गैस के दाम 1 रुपया नहीं बढ़े, तब जबकि चीन जैसे देशों तक में 60% तक ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़ चुके हैं। आप दूसरे देशों से एलपीजी के दाम बढ़े नहीं बढ़े हैं? मत बोलिए ना, बढ़े कि नहीं बढ़े? मेरे बीच में चीन में 60% तक ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़े हैं। हमारे देश में कितने रेट्स बढ़े हैं? फिलीपींस में 80% तक, 60% तक मूल्य वृद्धि हुई है। फिलीपींस में वॉशिंग मशीन पर, गाड़ियों पर, एसी पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसी सिचुएशन में हमारी सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख पाने में सफल रही है, तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। टॉपिक से हटके ट्रंप का पाकिस्तान जैसा देश जो आपकी संसद पे हमला कराता है, मुंबई पे हमला कराता है, पहलगाम पे हमला कराता है, आप उसकी तारीफ कर यहाँ पर खड़े होकर, आपको शर्म आनी चाहिए। मैडम प्लीज, ईरान और पाकिस्तान ये दोनों ऐसे देश हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते हैं, फंड करते हैं। ये शर्म जैसे शब्दों से बच के कम से कम मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगी? मुझे क्यों शर्म आएगी? भाषा नियंत्रण कराइए। मुझे क्यों शर्म आएगी? भाषा नियंत्रण कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। चलिए ऐसे नहीं चलेगा ये। एम्बेसडर सर जी, ताली किस चीज में बचाई तुम लोगों ने? अंजना जी, पहले तो जो इसके ऊपर विषय के ऊपर बोला गया, दोनों हमारे वक्ताओं ने, मैं उनको मुबारक देता हूं। उन्होंने विषय के ऊपर रहे और विषय के ऊपर बोला और बड़ा अच्छा बोला। उसके बाद में जो बातचीत होनी शुरू हुई, जो भारत की विदेश नीति क्या है, वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो वाली, बिल्कुल। और अगर उसको देखा जाए तो भारत की, अब जैसे इन्होंने कहा, भारत की विदेश नीति बड़ी सफल रही है। हम हर एक से बात कर रहे हैं, उनके जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनसे, ईरान के विदेश मंत्री उनसे, वहां से जो तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, बिना किसी दिक्कत के आ रहा है, परंतु ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। मेरा प्रश्न है, एक तो आशुतोष जी से है, उन्होंने कहा जो बहुत इतने सारे सेटबैक्स हुए हैं। अब सेटबैक्स कोई भी युद्ध होता है, होते हैं, परंतु जो बहुत उनको एडवांटेजेस भी मिले हैं, बहुत ही उन्होंने आगे भी लेकर गए हैं। पहले ही दिन में
उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनको खत्म कर दिया, 40 उनके वो सभी लोग थे खत्म कर दिए, जो इनका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स सब खत्म कर दिए। तो आप नहीं कहेंगे जो ये ड्रॉ है, नॉट अ सरेंडर बट डेफिनेटली अ ड्रॉ, तभी सीज फायर। मुझे दूसरा प्रश्न इनसे भी पूछने दीजिएगा। मैं भूल जाऊंगा सर, नहीं, अरे मैं याद करा दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं याद करा दूंगा से। देखिए अंशु जी, आपने कहा जो गीता क्या कहता है, जो धर्म को न्याय के लिए उसमें हम युद्ध करते हैं। क्या आप समझते हैं जो अमेरिका का जो युद्ध था ईरान के विरुद्ध, वो धर्म और न्याय को आगे ले जाने के लिए खाली तेल के लिए था? अगर रिजीम चेंज करा। मैं इस युद्ध के 4 मकसद थे जो इजराइल और अमेरिका के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थे। पहला, रिजीम चेंज। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स को खत्म किया जाए। बिल्कुल नहीं हुआ, कहीं रेडिएशन का कहीं कोई सबूत नहीं है। तीसरा, उनके बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल को खत्म करना। क्या वो खत्म हुआ? कहीं इस बात का सबूत नहीं, बल्कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि 50% से ज्यादा अभी भी उनके पास असलहे हैं और 45,000 से ज्यादा ड्रोन उनके पास है। तीसरी बात। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि ईरान को हमने कब्जा में कर लिया, बल्कि ईरान ने ऑयल स्टेट ऑफ हार्मुज को वेपनाइज करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर करके आप अमेरिका जैसे कंट्री से लड़ सकते हैं। कौन सा मकसद पूरा हुआ मुझे तो पता नहीं, कौन सा मकसद पूरा हुआ। जबकि आप 26 फरवरी को जब ओमान के माध्यम से बातचीत हो रही थी, अमेरिका ईरान इस बात के लिए तैयार था कि वो अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो एक तरीके से उसको सरेंडर कर देगा। अब आप उनकी बात का जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान शांति दूत बन गया, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल। एक मिनट मैडम, पाकिस्तान को लेकर हमारे अंदर नफरत आपसे ज्यादा है। लेकिन कृपया आप ही पढ़ाई कर रहे थे ना, आप ही पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तान और शांति दूत एक लाइन में सुनने को तैयार नहीं। अब देखिए, मुझसे लड़ लीजिए, आपके साथ यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। मैडम एक बात समझ लीजिए आप, कि आप अगर हम इतिहास की तथ्यों के आधार पे व्याख्या नहीं कर सकते तो हम अपनी विदेश नीति, अपनी गलतियों के ऊपर कभी हमेशा आंख मूंद देंगे और हमेशा कुएं में गिरेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी न्याय और उसकी लड़ाई थी जी। बाकी के जो भी मकसद या उद्देश्य हैं या जो अमेरिका के राष्ट्रीय हित हैं, उससे परे अब मैं यदि ईरान को एज ए नेशन देखूं और जिस तरह से हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को लगातार पल्लवित पोषित कर रहा था, जो अमेरिका के 10 सूत्र हैं उसमें से एक सूत्र भी है कि इन प्रॉक्सीज को ईरान हेल्प करना, फंड करना बंद करे। इन्हीं में से एक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके इस युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 1500 बच्चियां और महिलाएं मारी गई थी। तो हम जब भी ईरान में बच्चियों की मृत्यु पर बात करते हैं, तो इजराइल में जो 1,500 महिलाएं और बच्चे मारे गए थे, उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। तो आतंकवाद के खात्मे के लिए और उस ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए जहां पर महिलाएं सड़कों पर थी और जो भारत के कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाता है, कहीं ना कहीं हम सबके लिए फैक्ट जानना जरूरी है कि यहां पर धर्म और न्याय की बात आती है। ताऊ एकदम चिंतन में चले गए। देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, बाहर के बारे में बात कर लेंगे। हमको ये लगता है कि देखिए, 2 लोगों का प्रेम विवाह हो या अरेंज्ड मैरिज हो, मैरिज हॉल वाले को क्लेम नहीं करना चाहिए हम करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वो होस्ट कर सकता है, भारत होस्ट नहीं कर सकता, वो चीन भी नहीं कर सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर सकता, जर्मनी भी और नहीं कर ऐसा सकता। होस्ट कर रहे हैं कि 253 लेबनान के लोगों का खून उनके हाथों पर है, क्योंकि इजराइल ने तो युद्ध विराम माना ही नहीं। क्रेडिट आपको देना पड़ेगा पाकिस्तान को कि उसके यहाँ हो रहा है, वो कूटनीति में है। पर एक ही बात बोलूंगा कि कासिद का फंसाने में जिक्र है, लेकिन कासिद इस फंसाने का किरदार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। चलिए नेक्स्ट राउंड, आइए। फिर से आ जाऊं, अभी तो बोले थे, आइए। नेता को अगर स्पॉटलाइट से हटा दीजिए, ऑक्सीजन कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों को आमंत्रित करें बोलने के लिए, कि आप में से कोई भी ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है? बदलना, बदलिए बदलिए। तो जा, लाल हो गया, कैजुअलिटी। इधर से कोई? अच्छा, 2 सफेद पक्षी बने हैं, वाह बहुत अच्छा। हो गया, चाहिए सफेद पास करो भाई। एक पीछे लाल वाले को, आपकी टीम में जुड़ रहा है, मतलब आपकी टीम नहीं सफेद वाले में, और आपको दिक्कत हो रही है। एमएच सूरत वाला जी, इस विषय पर कि युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है, इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को शुरू करूंगा इस पॉइंट के साथ कि अगर हमें ये समझना है कि कौन जीता, कौन हारा या कौन सरेंडर हुआ, तो जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक के उनके बयानों को देखना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो कहा गया था हमले के वक्त कि हम यहाँ रिजीम चेंज कर देंगे, क्या रिजीम चेंज हुई?
वो लोगों ने ये कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और रिएक्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या वो ख़त्म करने में कामयाब हुए? उन लोगों ने ये कहा था कि हम ईरान की फ़ौजी ताकत को, नेवी को और उनके मिसाइल की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। लेकिन आखिरी दिन उसी 8 अप्रैल की सुबह में ये बयान के आने से पहले 100 से ज़्यादा वेव्स के साथ में ईरान ने एक रात में 25 से ज़्यादा अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर और बेसिस पर हमला किया है। तो ये कल रात में भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान दिया है, राइटिंग में मैसेज है, और उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी जंग के अंदर पीरियड ऑफ साइलेंस है। एक्चुअली जंग हमारी रुकी नहीं है, अभी हम लोग साइलेंस मोड में जा रहे हैं और हमारी ये जंग चलती रहेगी। लेकिन चूंकि अमेरिका अपने किसी एक मकसद में भी कामयाब नहीं हुआ है और 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को जब उसका 15 पॉइंट का एक ड्राफ्ट आता है कि ईरान को ये मानना होगा किसी भी सूरत में, उस वक्त ईरान ने कहा था हम नहीं मानेंगे, और ईरान ने अपने 5 पॉइंट्स और एक ड्राफ्ट में 6 पॉइंट्स भेजा था और यह कहा था कि हम इन शर्तों पर ही मानेंगे। अमेरिका आखिर में मजबूर होता है कि ईरान के भेजे हुए ड्राफ्ट को कबूल करता है, और उस ड्राफ्ट को सिर्फ जबानी तौर पे कबूल नहीं बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था उसको रिपोस्ट करने के बाद यह कहता है, रीट्वीट करने के बाद यह कहता है कि हमने ये 10 पॉइंट्स के ऊपर कि जिसके अंदर हुर्मुज के जिसके बारे में यह धमकी दिया था कि अगर इसको अभी तुम ओपन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे रात में सिविलाइजेशन को खत्म करेंगे। थोड़ी देर पहले यह धमकी देता है, लेकिन सुबह में हम देखते हैं कि वो इस धमकी से न सिर्फ पीछे हटता है बल्कि उस ड्राफ्ट के अंदर यह लिखने के बावजूद कि हम लोग, हमारे कंट्रोल में हुर्मुज रहेगा और हमारी आर्म फोर्स की इजाजत के बगैर एक कश्ती भी यहां से नहीं चलेगी, मानने पर मजबूर। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, उनकी टीम की तरफ से क्लोजिंग उन्होंने कर दी है। अब आप कीजिए अपनी टीम की तरफ से। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। इस विषय के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, जहाँ तक हम सरेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक विश्व परिदृश्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। सरेंडर की बात कर रहे हैं, मैं सब्जेक्ट को मानता हूँ कि अभी सरेंडर शब्द की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज कि अभी युद्ध विराम नहीं, ये थोड़ा सा पॉज है, और इसमें पाकिस्तान की जो भूमिका है वो बहुत ही नकारा है, बिल्कुल ही नेगेटिविटी है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से कि पाकिस्तान ने जो जो ड्राफ्ट बनाया 10 पॉइंट्स का, वो ड्राफ्ट ही अपने आप में जिसको बोलते हैं ना एम्बिग्यूटी फुल है, क्योंकि इसमें लेबनान को आपने जोड़ा ही नहीं है। इस बात को आपको यकीन करना पड़ेगा। और साथ में जब मैं ईरान की बात करता हूं तो ईरान को अपने 4H उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमास, उसके बाद हुती, फिर हुजबुल्लाह और दूसरा हरमुज। जहां तक सवाल है कि युद्ध क्यों शुरू हुआ और ट्रंप ने, अमेरिका ने और इजराइल ने हमले क्यों शुरू किए, वो ज़्यादातर जायज़ बैठते हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जिस मुद्दे पर हाके युद्ध को थोड़ा सा विराम दिया गया है, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ट्रंप का ये सरेंडर है किसी भी तरह से। और इस बात को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये जो युद्ध हुआ इससे निश्चित रूप से पूरी मानवता शर्मसार हुई। और जहाँ तक सवाल है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें अपने भारत के पक्ष को भी देखना पड़ता है कि हम कहाँ से इस युद्ध में रोल प्ले करते हैं। तो चूंकि हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा घर है, तो निश्चित रूप से हमारी चिंताएं रहती हैं। हम वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, तो इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी दुनिया में हो, निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि मानवता को बचाने के लिए यह काम किया गया, अगर वो 2 सप्ताह के लिए ही सही युद्ध को रोका गया है, तो हम इसको सरेंडर शब्द जैसे से वर्णित नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिव वेव पूरे विश्व में आए और विश्व शांति का मरकज बने, और वही हम सबकी विजय समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, वाह। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। कोई सवाल है इन दोनों से? नहीं, आप दोनों बैठ सकते हैं। आपकी बारी आ गई है, अब खुशी के मतलब सब आराम से सांस लेंगे। अब मेरी कोशिश है कि आप लोगों में से तीनों हिस्से से भी अगर कोई सवाल, इधर लाल गमछे के वाले हिस्से से कोई सवाल, आइए जल्दी से आ गया है ये, फटाफट आइए। पाकिस्तान का ये सफलता पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पाकिस्तान जो मीठा सवाल दिए हो, वाह, बहुत अच्छा। और ये सवाल भी वो मोबाइल पे पढ़ते हुए आ रहा था कि कहीं मिस ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए कोई शब्द। यहाँ से आए। मैम, सीधी सी बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं है ना। शाबाश शाबाश। आइए, ये तो लाइन थी। नेता बनेगा ये, नेता बनेगा ये कल। मैम, मेरा नाम यश धाकड़ है। मैं जिस तरह से सर ने अभी बताया कि इजराइल जो है
ट्रंप उसके कंधे पर रखकर गोली चलाता है, तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं जब ट्रंप पाकिस्तान के कंधे पर भारत में गोली चलवाता है? शाबाश, बाप रे, वैसे तुम सफेद गमछे वाले हो नहीं, तुम अंदर से तुम्हारा मामला टाइट है। मेरा सवाल जो है वो आशुतोष सर से है। वो अभी बहस छोड़ के जा रहे थे, तो वो मतलब भारत को, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे है और पाकिस्तान को मौका, तो भारत को क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक तरफ मतलब आज तक अपना रुख नहीं दिखाते कि वो भारत के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में है, वो एक अपना अलग चेहरा दिखाते हैं हिंदुस्तान से अलग। तो वो मुझे वो करना है कि वो क्लियर हिंदुस्तान के साथ में है कि अलग हैं। आशुतोष जी से, हाँ जी, तुमको लग रहा है इसी से युद्ध सुलझेगा? तो मैम उन्होंने बहस ही इस पे करी ना कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैम आशुतोष जी से ही मेरा सवाल है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान शांति दूत बना है। आशुतोष जी, आपने तो भाई, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान शांति दूत बना है, पर यही लोग हैं कि बोल रहे थे कि जब भारत जाता है किसी भी जगह पर इन्वॉल्व होता है या इंटरफेयर करता है तो ये उसे बड़ी अम्मा कहते हैं। तो अगर भारत करे तो बड़ी अम्मा और पाकिस्तान करे तो शांति दूत, ये किस तरीके से जायज है? क्या बात है। पर देखिए, आप इतना ध्यान रखिए कि आतंकी अड्डे पर शांति पाठ कभी नहीं हो सकता है। पूरा उन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त बोले। अच्छा, एक आखिरी सवाल यहाँ से मेरे को सर से पूछना है स्पेसिफिक। राज जी से। हाँ जी। सर ने अपनी स्पीच में बोला कि कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है, दोनों जगह का नुकसान होता है, इसीलिए ट्रंप ने सीज फायर करी थी। तो आप तो हमारे साथ ही बोल रहे हैं। आपने क्या बोला? आपने यही तो बोले सरेंडर नहीं करा, सीज फायर ही करी है। मानवता हारती है, ये बोला था मैं। अब जो समझे बच्ची उसने बोला। अच्छा, अब चलिए आगे। आपका काम था समझाना, जो वो समझी आपकी बात से उसने बोला। अब फिर से टेक 2 में समझाइए। सुनिए, टाइम शुरू होगा। टेक 2 में फिर से समझाइएगा उस बच्ची को जो आपने पिछली बार बोला और वो नहीं समझ पाई। आपका सभी के सवालों के जवाब का और बोलने का 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। हमारे कुछ साथी ने बोला कि आतंकवाद को खत्म करना चाहता है पाकिस्तान और इजराइल। मैं बिल्कुल चाहता हूं आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आप बिल्कुल खत्म कीजिए आतंकवाद, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब आतंकवाद खत्म करने की बात करते हो और शांति पाठ करने के लिए आप पाकिस्तान जाते हो, तो आप कौन सा आतंकवाद खत्म करना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका से पूछना चाहता हूं मैं, कौन सा आतंकवाद खत्म करना चाहते हो? इसके मतलब आतंकवाद की बात नहीं है, बात तेल की है। आप सिर्फ उस कंट्री से तेल लेना चाहते हो, उस कंट्री का जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है उसका कब्जा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो सारा टैक्स हम वसूल करें, वहां से निकलने वाले शिप की कंट्रोल मेरे पास हो। ये आपका मतलब है ना? आप शांति का मतलब में नहीं है। अगर आप बाके यहाँ पे देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में आतंकवाद खत्म करना चाहते हो, देश पे, किसी भी देश पे आक्रमण करके आतंकवाद खत्म करना चाहते हो, तो सब आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आतंकवाद को कोई नहीं पसंद करता। लेकिन आप पाकिस्तान के जाके वहां पे शांति की बात करोगे तो किसको पसंद आएगा भाई? जरा बता दीजिए। इसके मतलब आप कोई आतंकवाद खत्म करने की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाना चाहते हो और तेल के लिए आप हर कंट्री को अपने कब्जे में करना चाहते हो। इतनी सी बात है। समय समाप्त हुआ। वाह, आज तो गजब आप समय से चल रहे हैं एकदम। करता हूं, लेकिन आप समझते नहीं तो मैं क्या करूं? अब क्या करूं, मतलब क्या किया जाए? पर ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शांति दूत बन गया है, आप इससे सहमत हैं? उनकी बात का जवाब मैंने दिया, सीधा सीधा जवाब, कि अमेरिका और इजराइल ये कहते हैं कि हम जब हिजबुल्लाह पे निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, आप गाजी को निस्तो नाबूद करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप आतंकवाद खत्म करने के नाम पे आप आतंकवादियों के साथ बैठ के अगर आप शांति की बात करेंगे तो हम आपके साथ कैसे खड़े होंगे? राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मात्र 60 सेकंड है, जवाब बहुत देना है। मैं एक ही बात पर फोकस रहूंगा कि आशुतोष जी कहकर गए कि ये सरेंडर की स्थिति है अमेरिका की। क्यों? उनके आंतरिक स्थिति में कोई इशू आया, ट्रंप ने कहा नहीं अब तो ईरान भाई हम तुम्हारे सामने नतमस्तक। ऐसा किया क्या ट्रंप ने? नहीं किया ना। पाकिस्तान का चूंकि बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान की अपनी समस्या है उसके साथ, और ये सारे के सारे कहीं न कहीं बड़ी गहराई में कोई धार्मिक लड़ाई है जो द्वितीय विश्व युद्ध से भी बहुत पुराना है। इतना आसान से मत देखिए इस युद्ध को। आप समझिए कि जो ईरान ने तैयारी करके रखी थी, आखिर वो किसका गुस्सा था? कभी ईरान के आर्मी चीफ को मार दिया गया था, यही अमेरिका ने मारा। फिर इजराइल ने उनके साइंटिस्ट उड़ाए। ये पूरे के पूरे परमाणु बम ना बना ले ईरान, तो परमाणु बम पे किसी एक का धाक तो नहीं होना चाहिए। ये बात तो मानते हैं हम लोग। एक सवाल समझिए कि अगर दो देश के बीच चल रहे युद्ध को किसी को सरेंडर इस तरह बताएंगे तो फिर आप डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आशुतोष जी। पाकिस्तान नहीं है भारत कि पाकिस्तान जैसा व्यवहार करे। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगले 2 कंटेस्टेंट को बुलाया, प्रोफेसर अंशु जोशी और आशुतोष जी। आशुतोष जी, सबसे ज्यादा सवाल आज आप ही के लिए आए हैं, तो आप ने जो राह पकड़ ली है वो कंट्रोवर्शियल है, आप उस पर तटस्थ हैं, आप अपनी बात कहिए।
तो चलिए, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में इन बच्चों के सवाल का और खास तौर पर उस बच्चे के सवाल का जवाब देने का समय शुरू होता है। तो 1 मिनट बोलने के बाद जवाब दूंगा। नहीं, 1 मिनट ही वही है। नहीं, सबको 1 मिनट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आपको पाकिस्तान पसंद है। सॉरी, अब बोलिए, 1 मिनट का समय शुरू होता है। भारत की नीति तो बहुत स्पष्ट है, उस पर हम सबको गर्व है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति पर मुझे गर्व नहीं है। ये फर्क अगर हम नहीं करेंगे तो यहां बैठी हुई पूरी की पूरी जनरेशन और पीढ़ी गलत इतिहास पढ़ेगी और भारत की विदेश नीति की गलत व्याख्या करेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं। जब ऑटोमेटिकली लाहौर में उतरते हैं और नवाज शरीफ की मां को जब वो साड़ी देते हैं तो क्या वो देशभक्त होते हैं? क्या लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाके जिन्ना को सेकुलर बताते हैं तो वो देशभक्त होते हैं? क्या पठानकोट के हमले के बाद आईएसआई से पठानकोट की जांच कराते हैं तो क्या देशभक्त होते हैं? मैं देशभक्त हूं क्योंकि मैं अपने देश के साथ हूं, मैं सरकार के साथ नहीं हूं। और मुझे अपने देश पर गर्व है। और ये देश और इस देश का संविधान हमें यह कहता है कि जो अपने को विश्वगुरु कह रहे थे, क्यों नहीं वो आज पंचायती करके दोनों देशों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करते? कहां थे वो? गुब्बारा तो बड़ा बड़ा फुलाया गया। पाकिस्तान क्यों कर रहा? और दुनिया हमारी बात क्यों नहीं मानती? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए, या नहीं है? प्रोफेसर अंशु जोशी, आपका इस विषय पर जवाब का रिबटल राउंड में 1 मिनट का बोलने का समय शुरू होता है अब। हम लगातार पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हम स्थिति को समझें। पाकिस्तान वो देश है जो एक तरफ चीन के साथ इंगेज्ड है और पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान की वजह से चीन अपनी सारी सप्लाईज और इक्विपमेंट ईरान को पहुंचा रहा है। ईरान के साथ उसके कैसे संबंध है? उदाहरण बता दूं, 65 और 71 में जब भारत के साथ युद्ध हुआ था तब ईरान ने अपनी एयर बेसेस और इक्विपमेंट पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए थे, न कि भारत को। और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का पार्ट ईरान बताता आया है। और तीसरा फेज यदि हम अमेरिका को देखें तो जो असीम मुनीर ने फ्री लंचेस जा जाके खाए, ट्रम्प अब उसकी कीमत वसूल रहे हैं पाकिस्तान से। इनफैक्ट ये भी इंटेल आई थी कि मुनीर से ये कहा जा रहा था कि आप अपनी आधी सेना जो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की बात की जा रही थी अमेरिका के माध्यम से, वो भेजिए ईरान। और अगर नहीं भेज सकते हैं तो आप उस बॉर्डर को चोक कीजिए जहां से आप लगातार चीन की जो सप्लाईज हैं वो ईरान तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त उस बिचौलिए की भूमिका में है जो दोनों तरफ से मार खाने वाला है। ये आगे चलकर हमको स्पष्ट होगा। और वैसे भी आतंकवाद की धरती है, वहां से किस प्रकार का क्या वहां पर डिप्लोमेटिक चर्चा होगी हम सभी देखेंगे। दोनों तरफ के सूत्र हैं, बहुत टफ सूत्र है, मैं फिर कह रही हूं। और दोनों ही ओमान और जिनेवा में अपने अपने सूत्रों को समय समाप्त मान चुके हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आ जाइए। और कोई आप में से ऐसा है जो अब गमछा बदलना चाहता है? वैसे ही जैसे यूपी में इनको विधानसभा में सारी सीटें मिल रही थी। चलिए, इस विषय पर रिबटल राउंड में, और आपने भी बच्चों के सवाल सुने हैं। 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। मैं इस बारे में अपने छोटे भाई बहनों से एक पॉइंट कहना चाहूँगा। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का रोल क्या है और क्या नहीं। हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या हम गर्व महसूस नहीं करते कि हिंदुस्तान एक ऐसा किरदार ऐसे वक्त अदा करता कि जहां पर जंग शुरू करने वालों को कंडम करता और जो पीड़ित हैं उनके साथ खुलकर खड़ा होता? हिंदुस्तान के गल्फ में रहने वाले हज़ारों और लाखों की तादाद में जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़ता, और बढ़ने के बाद हिंदुस्तान ये कहता कि हमें यहाँ पर मानवता और इंसानियत से मतलब है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूर से आए और अचानक कोई जंग शुरू करे, और वो भी ऐसे वक्त कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कूटनीति के जरिए से ये हल निकलना चाहिए मसाइल का। कूटनीति के दरमियान में कोई किसी के ऊपर हमला करे तो मुझे ये उम्मीद थी, और मुझे ज्यादा फख्र होता है इसके बात के ऊपर कि जब कूटनीति के टेबल को तोड़ा जा रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले खड़े होकर कहते कि ये जो कूटनीति के टेबल को तोड़ा गया है हिंदुस्तान इसका साथ नहीं देगा। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। चलिए, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, जिस तरह से सवाल आए, बच्चों के सवाल आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और बिल्कुल बौद्धिकता भरे थे। उसमें एक पेज है जो पाकिस्तान को लेके आ रहा है, तो मैं इसका लबोलुआब ये मानता हूँ, इस सब्जेक्ट का ही लबोलुआब ये होना चाहिए कि युद्ध विराम नहीं, ये पाकिस्तान का सरेंडर है मेरे हिसाब से। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने ईरान के सामने भी सरेंडर किया और अमेरिका के सामने भी सरेंडर किया। सच्चाई तो यही है। वो अपने मुफादों के चक्कर में दोनों के सामने झुका और दोनों को अपनी धरती दी बात करने के लिए। जबकि भारत की कूटनीति को मैं बड़ा सफल मानता हूं कि जिस तरह से उसकी कूटनीति रही कि वो बिल्कुल तटस्थ बना रहा और अपने मानवतावादी धर्म पे रहा, और हमेशा से उसकी एक ही चीज अव्वल रही कि हमें मानवता को संरक्षित करना है, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है,
आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है। इस बात पे भारत हमेशा से रहा और रहेगा। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। जिस तरह से हमने पहले भी बोला था कि हमास को या हुती को या हिजबुल्लाह को हम किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते। भारत की नीति, विदेश नीति इस बात पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। हम भारत के साथ हैं और पाकिस्तान को मानते हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया। जय हिंद, वंदे भारत। क्या बात है, आप दोनों जा सकते हैं। और अब ऑडियंस की बारी है। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी QR कोड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे स्कैन कर सकते हैं। कुछ ही देर में वोटिंग यहां पर भी हम स्टूडियो में शुरू करेंगे, लेकिन आप भी अगर घर में देख रहे हैं तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। अब जितने यहां पर ऑडियंस मौजूद है आप भी QR कोड स्कैन कीजिए। इस बीच हम लोग जजेस को थोड़ा टाइम देते हैं कि वो तय करें कि आज इन 6 में से बहसबाजीगर कौन चुना जाएगा। तो युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। जो ये मानते हैं कि हाँ ये ट्रंप का सरेंडर है, जो टीम अनुराग भदौरिया की तरफ है, वो हाँ पर वोट करेंगे। इस बार बाजी उल्टी है। जो लाल गमछे वाले हैं, जो ये मानते हैं कि नहीं सरेंडर नहीं है, वो नहीं पर क्लिक करेंगे। और जो कह नहीं सकते वाले हैं, वो तो खैर उनके लिए कह नहीं सकते वाला रास्ता है ही शांति का। चलिए वोटिंग लाइंस खोलते हैं और आपको वोटिंग के लिए 60 सेकंड मिल रहे हैं अब। तो युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है। इस पर आप अपना वोट डाल सकते हैं। नहीं वाले 61, 59, 64, मतलब प्री सत्य प्रकाश मिश्रा जीत रही है अभी भी। और इस मोशन में आप तीनों ने ज्यादा ऐसा लग रहा है कन्विंस किया है। हाँ कहने वाले कम हैं। तो ये नीले गमछे वाले जो इधर इतनी तादाद में बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं? पहले नीला, अब वोट कर रहे हैं अंदर ही अंदर कुछ और। हाँ ये मामला गड़बड़ है। किसी को जबरदस्ती नहीं तो पीट पीट के इधर बिठाया था, तो एकदम ही एक तरफा हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी एकदम अभी तो कह रहे थे सब नीला ले लो, यहाँ तो सब इनका नीला भी लग रहा है लाल हो गया है। आखिरी के 15 सेकंड जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। युद्ध विराम नहीं है, ट्रंप का सरेंडर है। 62% कह रहे हैं नहीं, 23-22% हो गया है हाँ कहने वाले, कह नहीं सकते वाले 15%। और इसी के साथ लगता है आखिरी के 5 सेकंड में 4, 3, 2, 1 और इसी के साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी की टीम, प्रोफेसर अंशु जोशी जी की टीम जीत गई है। वाह वाह, ये जितने ताली बजा रहे हैं ना, गिन लो इनको। अनुराग जी इनके चेहरे देख लो। ये तो खेल हो गया भदौरिया जी के साथ, ये ठीक बात नहीं है, खेल हो गया सर। चलिए अंजना जी, ये इस कूटनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं है। ना अमेरिका दूध का धुला है, ना ईरान दूध का धुला है। सही कहा। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। एवरी नेशन हैज ए नेशनल इंटरेस्ट। और उसके मद्देनजर हम देखते हैं कि भारत जो है वो अपने हित देखता है, इसमें कोई शक नहीं। हमको ईरान को पूरे फुल मार्क्स देने पड़ेंगे कि जिस मकसद से उसने अमेरिका को दिखाया कि कितना भी हमारे पे बरसो हम सरेंडर नहीं करेंगे। समय समाप्त हुआ। बहसबाजीगर, अब आपको पता लगने वाला है कि बहसबाजीगर आज कौन कर रहा है। आप बोलेंगे, बताओ। मैं पहले तो बधाई देता हूं कि असंभव से सब्जेक्ट पे आप लोगों ने बहस कर ली क्योंकि अगर एक भी सरेंडर कर दे तो युद्ध खत्म हो जाता है। ये तो विराम है, लेकिन फिर भी आपने दलील अच्छी दी कि सरेंडर किया है और नहीं किया, दोनों के पक्ष में। हर चाय की दुकान पे चर्चा हो रही है इस पर। हाँ। घंटे घंटे लोग भिड़े हुए हैं कि ट्रंप ने क्या किया और ट्रंप ने क्या नहीं सूरत वाला किया। साहब ने एक बात कही कि भारत को अपने लाखों भारतीयों की चिंता करनी थी जो खाड़ी देश में रहते हैं, इसलिए ईरान का समर्थन करना था। वो खतरे में आए इसलिए तक ईरान उनको मार रहा था, जबकि मारना इसराइल को था, ये जानते हुए भी कि भारतीय वहां रहते हैं, लगातार खाड़ी देशों पे हमले कर रहा था। खैर, बहुत बहुत बधाई सबको। रिजल्ट जो है वो एम्बेसडर सज्जनहार साहब बताएंगे। लगभग यूनानिमस है। जैसे जनरल साहब ने कहा, ये है जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत चीजें चलती हैं, परंतु ये सब देखते हुए ये समझना होगा अमेरिका अभी भी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली देश है। परंतु इन 40 दिनों के बाद ईरान का जो रुतबा है और इनका ईरान की जो स्टैंडिंग है, केवल इस क्षेत्र में नहीं दुनिया में काफी ऊंची हुई है। अब इसमें अगर हम ये बताएं, जो हमारे वक्ताओं में किन्होंने, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, सभी ने दिल से उसमें किया। और ये इसको डिस्कस करने में जो कौन सबसे ज़्यादा इसमें श्रेष्ठ वक्ता थे, हमें काफ़ी इसके बारे में बातचीत करनी पड़ी, सोचना पड़ा, काफ़ी कंपटीशन था। परंतु यूनानिमस एक डिसीजन है जो हमारे जो सबसे पहले इसके वक्ता थे श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनको यह सबसे अच्छा उन्होंने
वाह अपना वाह, वक्तव्य दिया, क्या बात है। और उसमें सफल हुए। आज तो डबल आपके लिए फायदा हो गया, क्योंकि एक तो टीम भी आपकी जीती और आज आप बहसबाजीगर पे भी बोले। देखिए 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 कौन रो रहा है, ये कौन रो रहा है इधर से। चले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहसबाजीगर आज के एपिसोड में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।